अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। फिल्म से जुनून की एपिसोड 91 का पार्ट 3 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस्लामाबाद की सर्द शाम बोझल और खामोश थी, मगर इस कैफे में मीठी धुन हर तरफ बिखरी थी। रेस्टोरेंट में देसी इटालियन चाइनीज खानों की महक फैली हुई थी। वो इसके सामने बैठा था, स्याह पैंट पर सफेद शर्ट और स्याह स्लीवलेस स्वेटर पहने हुए था। इस मर्द में सबसे खूबसूरत इसकी आंखें थी। उठकर गिरती तो आधी दुनिया इसकी हो जाती। सामने बैठी लड़की के लिए वो भी पूरी दुनिया न सही आधी दुनिया तो था। वो सफेद स्याह रंग के सूट के ऊपर सुरमई शॉल लिए हुई थी। चेहरा हर किसी के मेकअप से मुबरा था। चेहरे पर ना रंज ना मलाल ना कोई खुशी थी, सिर्फ एक बेहिसी थी जो वो अपने ऊपर तारी किए हुए थी। वो अपने सामने बैठी लड़की को देखते मुस्कुराते जा रहा था। वो अपनी निगाहें फिर गई थी। मर्द की आंखों की जोत बुझ गई थी। इस मर्द की आंखों में अब तूफान था, हिज़न का तूफान। अनाया की आंखें गीली थी। क्या आसान था इन आंखों में देखना जहां इसका कत्ल हुआ था। हाँ, इसके एतबार का कत्ल, जहां इस झूठ धोखे को सच मानकर वो उसकी जिंदगी में दाखिल हुई थी। इनाया, इसकी मुलायमत भरी पुकार पर इनाया ने अपनी बर्फ हाथ उसकी गिरफ्त से खींचे, जिन पर वो अपनी पकड़ सख्त कर गया। मत बनाओ बर्फ खुद को यार, ये बर्फ भी मुझे जमा देगी। इल्तिजा और तंबी बैक वक्त इसके लहजे में दराई थी। बर्फ पिघल जाती है मगर ग्लेशियर नहीं पिघलते। मैं ग्लेशियर हूँ खान। इसके खान कहने तरकसी के चेहरे पर नागवारी छाई थी। यहाँ तो मैं इसलिए लाया हूँ ताकि हमारे दरमियान सब ठीक हो सके, मगर मजाल है तुम्हारे रवैये में लचक आए। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? जिद्दी नहीं हूं मैं खान। अगर जिद्दी होती तो 7 माह आपकी हवेली में पड़े गलती सड़ती न रहती। 7 माह लगे थे मेरी ये गलती माफ करने के लिए। आप चाहते हैं कुछ दिनों में आपके झूठ धोखे को भूल जाऊं। वो हाँफते हुए खामोश हो गई थी। थक कर कुर्सी के पुरसे सर टिका दिया था। दरगज़ई ने इसके हाथों को अपनी गिरफ्त से आजाद नहीं किया था। वो अब इसके हाथों को दबा रहा था। कुछ नहीं होगा बच्चे, आपके बच्चे को। अनाया ने अपने हाथ खींचे। पता नहीं क्यों इस मर्द की नरमी मोहब्बत ठकोसला लगती थी। शायद जिसका एतबार मस्त हो जाए वो भी अंदर से मस्त हो जाता है। वो भी अंदर से टूटती जुड़ रही थी। यकीन करना मुश्किल था ये मर्द अब खुद पर सोने का पानी भी चढ़ा लेता, इसके लिए पीतल ही रहता। मुझे तुम्हारी भी परवाह है। वो खुद पर काबू पाते मुस्कुराया था। इसके बर्फ हाथों को गर्म करने की ला हासिल से कोशिश की। क्या चाहती हो? काफी देर बाद दरखजई ने तने हुए चेहरे के साथ पूछा। इसके नर्म हाथ मजीद ठंडे हो चुके थे। मेरी चाहत से क्या होगा फैसला तो आप करेंगे। मर्द जो ठहरे वो तलखी से मुस्कुराए। ओ प्लीज, ये मर्द औरत को तुम रहने दो सर। कुछ सदी पहले होता था औरत मर्द को अपना हाकिम समझती थी। अब औरत मर्द का पूरा पूरा मुकाबला करती है। जैसा कि तुम वो इसके हाथ छोड़ के आगे को हुआ। इसके ठंडे हाथ दरगजे के अंदर आतिश फिशा दहका गए थे। कुछ सदी पहले औरत मर्द को अपना हाकिम नहीं समझती थी, बल्कि मर्द के पास ताकत थी, औरत कमजोर थी। आज भी जहां मर्द ताकतवर है वो हाकिम बन जाता है, जैसे कि आप। वो भी इसी के अंदाज में ही बोली। क्या हम सारी जिंदगी यूं लड़ते रहेंगे? तुम्हें नहीं लगता हम दोनों को अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहिए? दरगजे ने तकान ज़दा लहजे में पूछा। आप तो अभी से थक गए हैं। सारी जिंदगी कहाँ चल सकेंगे आप? बस जाहिया मुस्कुराई थी। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ स्वयं। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। एक बार फिर से इनाया के हाथों को थाम गया था। मुझे बांटना नहीं आता खान। किसने कहा बांटो स्वयं? मैं तुम्हारा हूँ, हमेशा तुम्हारा रहूंगा। वो इसे जैसे पुचकार रहा था। किसी और के साथ भी इस मर्द का नाम आता था। वो कहता था वो सिर्फ इसका है। मुझे झूठ के साथ जो किसी भी किस जोक्स भी नहीं पसंद। वो गुलाबी होती आंखें दरखजी की आंखों में गाड़ गई थी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दरखजी की आंखों में सख्ती दराई। मैं आपको छोड़ चुकी खान। हराया की आवाज बेलचक थी। तुम होती कौन हो मुझे छोड़ने वाली? अच्छी तरह जानती हो मुझे। दरखजी खानजादा का लहजा भी अब सख्ती लिए हुए था। मेरा जब्त मेरा यकीन आजमाया है, मेरा हक तो ना मारे। शिद्दत गिरिया से अनाया का लहजा भीगने लगा। कौन सा हक मारा है? नाया के भीगे लहजे पर वो नर्म पड़ गया था।
पसंदीदा औरत के आंसू मर्द को ऐसे पिघलाते हैं जैसे धूप में पड़ी बर्फ। वो भी पिघला सा, खुला कहा, जब टूटा था। नम पड़ने वाले मर्द की आंखों का रंग बदला था। उसके हाथों को इतनी सख्ती से जकड़ गया कि अनाया को अपना वजूद शल होता महसूस हुआ। मेरा बच्चा तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हारे मुंह में जुबान है। दरकसे इसके हाथों को आजाद करते वेटर की तरफ मतवज्जा हुआ जो टेबल पर इटालियन पास्ता और बीफ स्टेक रख रहा था। स्टेक की मखसूस खुशबू और सिजलिंग की आवाज ने माहौल को अपनी लपेट में लिया था। वेटर के जाने के बाद दरकसे ने पास्ता अनाया के सामने रख के इस पर सॉस डाला। वो इसकी हर छोटी छोटी पसंद नापसंद से वाकिफ था। वो अब कांटे से पास्ते को मिक्स कर रहा था। चम्मच भरकर नाया के मुंह की तरफ बढ़ाया। दरकिसी के साथ तासुरात देखते नाया ने मुंह खोला। गुड गर्ल, वो बेतासुर चेहरे के साथ बोला। वो चम्मच भर भर कर इसके मुंह में डाल रहा था। स्टेक को इसने हाथ भी नहीं लगाया था। गुड गर्ल, ऐसे ही सारी बातें मान लिया करो तो इतने मसले ही ना हो। वो सरसरी सा कहते हुए अपनी स्टेक छुरी कांटे से खा रहा था। दरखसी ने स्टेक छुरी से काटते वेटर को इशारा किया। वो दरखसी के टेबल के पास आन खड़ा हुआ था। मैडम के लिए मॉकटेल्स लाएं ताकि ये ठंडी हो जाए। वो वेटर को देखते मुस्कुराया। विच वन सर? वेटर ने पूछा। मेरे लिए वर्जिन मोजितो लाएं। इस वक्त ठंडक की मुझे जरूरत है। वो अनाया को देखते चबाकर कह रहा था। और हाँ, कंफर्म करना नाम के साथ साथ जायका भी कमारा ही हो। जी सर। वेटर ने मुस्कुराहट छुपाई थी। वो इस कैफे में ऐसे कपल रोज देखता था जो यहाँ भी लड़ने आते थे। इस वक्त दोनों के चेहरों पर छाई क्लफ्टन से अंदाज हो रहा था। वो लड़ रही है वो लड़ ही रहे थे। अनाया ने गुस्से से दूसरी तरफ देखा। दरअसल स्टेक काटते हुए हंसा था। देखो यार, ये मशरूब भी कवारा और मियाँ बीवी की लड़ाई में बंदा भी कवारा ही हो जाता है। आजकल कवारों वाला हाल ही था। ओह सॉरी, तुम्हें जो जोक्स पसंद नहीं है। दरखजी ने अपना सारा गुस्सा स्टेक पर उतारा। उसने छुरी कांटे से स्टेक को उधेड़ कर रख दिया था। अनाया का सपाट चेहरा देखते दरखजी ने स्टेक की ट्रे पर एक खिसकाई थी। हर चीज से दिलो चाट हो गया था। यहाँ से हवेली ही चलें तो बेहतर होगा। कमरे की बुकिंग तो गई भाड़ में। वो सुलगते लहजे में कह रहा था। अनाया का चेहरा हनूज सपाट था। कसम से तुम्हारा चेहरा देखते दिल कर रहा है किसी दीवार पर सर दे मारो। वो झिंझलाते हुए कुर्सी से टेक लगा गया। क्या चाहती है अनाया, खुलकर कहो। तलाक के अलावा किसी दूसरे ऑप्शन पर मुझसे मुझसे बात करो। किसकी तलाक, मेरी या मलाला की तलाक? वो जहरखन लहजे में मुस्कुराई थी। मैं इसे छोड़ रहा था, तुम नहीं मानी। दरखसी ने टेबल पर मुक्का मारा। नहीं दरखसी, ये गलत है। आप इसे छोड़ना चाहते ही नहीं हैं। आप एक एक चोर दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहते हैं ताकि जब जब आपको मौका मिले आप इस चोर दरवाजे को अपना सकें। आज मुझे मना रहे हैं। एक वक्त आएगा, अब थक जाएंगे, फिर इसी के पास जाएंगे जिसके पास सुकून मिलेगा। मर्द को सिर्फ अपनी सुकून की परवाह होती है। मर्द मोहब्बत के लिए शादी नहीं करता, सुकून के लिए शादी करता है। औरत मोहब्बत के लिए शादी करती है और इस मोहब्बत में वो कभी शराकत दारी बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए मुझे आज़ाद करें और अपने सुकून के पास जाएं। मेरे पास आपके लिए अब कुछ नहीं है। वो बेलचक लहजे में बोली थी। रफीजे खानजादा के नकोश में कर्ब छा रहा था। वो नर्म ही नहीं पड़ रही थी, वो हमेशा की तरह बात खत्म कर चुकी थी। दरगज़ी ने अपनी हथेली इसके आगे फैलाई। अनाया की आंखों में चमक, सताइश, पसंदीदगी एक लम्हे के लिए छा गई थी। वो फिर से अपने पुराने अंदाज में वापस आ गई थी। अब इसकी जिंदगी का यही पैटर्न था। सामने बैठे मर्द के किसी अमल से कोई सरोकार नहीं था। दरगज़ी की हथेली में एक सोने की चेन के साथ पेंडेंट लटक रहा था, स्वयं के सिंबल के साथ, गोल का स्वयं। ये तुम्हारे लिए लाया था। मैं जानता हूँ तुम कहोगी स्वयं का मतलब भी मुझे पता है क्या। इस परिंदे में वफादारी होती है। ये एक ही पार्टनर्स के साथ रहता है। मेरे लिए वो पार्टनर तुम हो। तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी नहीं सकूंगा। अनाया का रुआ रुआ समात बना हुआ था। वजूद बिस्मिल बना था, मगर आंखें हनूज सपाट रहीं। मेरे लिए तुम हो, कोई और ना कभी था ना कभी होगा। यानी यानी मेरी स्वयं। इससे ज्यादा लफ्ज मुझे नहीं आते। निकाहनामे में वफा का कोई खाना नहीं होता, मगर यकीन करो निकाह के पेपर्स पर साइन करते वक्त मेरी हर सांस तुम्हारे साथ वफा की अमीन ठहरी थी। मेरी वफादारी मेरा हाल था। माजे की तरफ मैं पलटना नहीं चाहता था। मुझसे गलती हुई, मैंने तुमसे सब कुछ छुपाया। मैं तुम्हें बताता, शायद हम मिलकर जिंदगी के इस मुश्किल कर
मुश्किल गिरदाव से निकल आते, तुम्हें खोने के डर से झूठ बोलता रहा। शायद तुम मुझसे निकाह न करते। कोई दलील, कोई बात मायने नहीं रखती। झूठ झूठ होता है, धोखा धोखा होता है। वो कर्ब से आंखें मीच गई थी। औरत माफ कर देती है यार, इतनी कठोर मत बनो। वो बेबसी से बोला। गलत है दरअसल। औरत कभी धोखा और झूठ माफ नहीं करती। वो बस बर्दाश्त करती है, और वो बर्दाश्त भी मोहब्बत से नहीं, मजबूरी से करती है। कभी माशरे का दबाव उसे खामोश रखता है, कभी अपने घर को बचाने की फिक्र, कभी अपने बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार देने की तड़प। मगर ये सब प्यार नहीं होता, ये बका की मजबूरी होती है। मोहब्बत तो वहीं दम तोड़ देती है जहां मर्द अपनी बेवफाई से औरत के एतमाद का कत्ल करता है। वो इसे मुद्दतों सुन सकता था, मगर अब इस औरत को सुनना ही इसके सबसे मुश्किल काम था। वो बार बार बेचैनी से पहलू बदल रहा था। दिल में इंतहा की तकलीफ उठने लगी थी। हथेली बंद हुई फिर खुली। वो नाजुक सा पेंडेंट अब अपनी नाकतरी पर अफसरदा था। चमचमाते बर्तनों के दरमियान पड़ा वो अपनी वक़्त खो चुका था। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, कैफे की रौनक में इजाफा हो रहा था। कुछ कपल चले गए थे, अब इनकी जगह नए जोड़ों ने ले ली थी। हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से लड़ते हुए जोड़े। दरकजी खानजादा की अपनी टेबल से काफी दूर मुखालफत सिमत में एक जोड़े पर नजर पड़ी थी। वो सीधा हुआ था, इसके सामने एक बेइंतहा पुरकशिश मर्द बैठा था। स्याह पैंट पर स्याह शर्ट और स्याह ही स्वेटर पहने हुए था। इसकी आंखों में खास चमक थी, जैसे इसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया हो। वो अपने सामने बैठी लड़की के हाथ पकड़े हुए था। वो इस लड़की की हथेली पर बार बार लफ रख रहा था। दरकसी के चेहरे पर बेचैनी नजर आने लगी। वो इस जोड़े को इस तरह भी निगाहों से देख रहा था। लड़की के दरकसी की तरफ खुश थे। वो इसे देख नहीं पाया था, मगर वो बिना देखे जान सकता था इस मर्द की तरह वो लड़की भी बेहद खूबसूरत होगी। इसके सामने बैठा मर्द यूं ही तो नहीं इसका दीवाना था। इस मर्द को इस लड़की के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। लड़के से खानजादा बेचैनी से अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोल रहा था। उसकी निगाहें अनाया पर आकर जमी थी, जो बर्फ सी बनी बैठी थी। उठकर यहाँ से जाना चाहता था, मगर मसला ये था कि इन्हें इस जोड़े के पास से होकर गुजरना पड़ता। क्या वो अपने साथ सामने बैठे जोड़े से हसद कर रहा था? एक पल को इसे भी यही लगा, वो इस कैफे में बैठे हर हंसते मुस्कुराते जोड़े से हसद कर रहा है। बहरहाल इस कैफे में सबसे खूबसूरत जोड़ा इसके सामने ही बैठा था। वो मर्द खुद कम खा रहा था, फिर सामने बैठी लड़की की वो प्लेट भर चुका था। इस मर्द को समझ नहीं आ रहा था इस लड़की की अहमियत अपनी जिंदगी में कैसे बताएं। वो अब थोड़ा सा आगे झुकते इस लड़की के चेहरे पर आई लट पीछे कर रहा था। नरगिसे को पूरा यकीन था इस लड़की ने ब्लश किया होगा। इस मर्द के हंसने की आवाज आई थी। दरकजे को अब पूरा यकीन हो गया था वो लड़की बुरी तरह ब्लश कर रही है, और वो मर्द इस लड़की से के ब्लश होने पर महफूज हो रहा था। दरकजे खानजादा को अब वाकई में इस मर्द से जलन महसूस हो रही थी, बेइंतहा जलन। किसी इंसान दूसरे से हसद व रकाबत तब करता है जब इसके पास वो सब ना हो जो दूसरे के पास हो, और वह दूसरा इसका अपना हो। क्या इस मर्द से इसकी कोई शनासाई थी? दरअसल यह फिर से बेचैन हुआ था। वो चाहकर भी खुद को इस मर्द की तरफ देखने से रोक नहीं पा रहा था। उसकी निगाहें इसी मंजर पर टिक जाती थी जब जब वो मर्द मुस्कुराता था। सहर अंगेज पर्सनैलिटी और इसका मुस्कुराना यकीनन इसके सामने बैठी लड़की थी। इसकी मुस्कुराहट पर वारी जा रही थी। अब इस मर्द ने अपनी गर्दन पीछे मोड़ते किसी की तरफ देखा था। इसके पीछे कोई लड़की बैठी थी। एक निगाह और सारा मंजर बदल गया। वो मर्द अब भी मुस्कुरा रहा था, मगर इसके सामने बैठी लड़की यकीनन मुस्कुरा नहीं रही थी। वो मर्द थोड़ा सा आगे को होकर वजाहत दे रहा था, मगर वो लड़की कुछ सुनने को तैयार न थी। यकीनन बस मर्द की एक नजर पर जो किसी और की तरफ उठी जलन का शिकार हो गए थे। दरअसल खानजादा जानता था वो लड़की अब इस मर्द का जीना हराम कर देगी। इसकी निगाहें बेख्तियार अनाया की तरफ उठी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई मुजस्मा बैठा हो। दरअसल की नजरें फिर से इस टेबल पर जम गई थी। वो चाहते हुए भी अपनी निगाहें हटा नहीं सकता था। वो मर्द सामने बैठा हुआ, वो इससे नजरें चुरा ले, ये नामुमकिन था। वो अब अपनी कुर्सी पर पहलू बदलते अपनी आंखें मसल रहा था, मगर निगाहें सामने ही थी। वही हुआ जो इसने सोचा था। इस मर्द की हर वजाहत बेकार गई थी। इस मर्द के लबों से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो अब तपासा बैठा था। यकीनन वो अपनी एक नजर पर खुद पर लानत भेज रहा था। वो लब भींचे अब वजाहत दे रहा था, मगर लड़की कुछ सुनने को तैयार ना थी। इसके सामने रखा खाना ठंडा हो रहा था। वो मर्द अब अपना सर पकड़ कर बैठ गया था। दरकिसी खानजादा को समझ नहीं आ रहा था कि इस मर्द की हालत पर हंसे या रोए। इसका भी हाल कमोबेश ऐसा ही था, बल्कि इससे भी बदतर। दरकिसी की नजर फिर से अपनी बीवी पर ठहर गई। वो
وہ بھی اس مرد کی طرح اپنا سر جکڑ گیا تھا۔ درخزی نے بے اختیار سر اٹھایا، اسے لگا اس مرد کی مسکراہٹ کو اس کا حسد کھا گئی، مگر اس مرد کی حالت دیکھتے کمینی سے خوشی ہوئی تھی۔ سامنے بیٹھا مرد اب اپنا سویٹر اتار رہا تھا، کیفے کی گرمی اس مرد کے دماغ پر شدید چڑھ گئی تھی۔ وہ اب جھلاتے ہوئے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھول رہا تھا۔ درخزی نے خود کی طرف دیکھا، اس نے بھی اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کچھ دیر پہلے کھولے تھے۔ درخزی کو پتا تھا وہ مرد تب سے بدقسمت کی سرفہرست میں آن کھڑا ہوا تھا جب اس نے اس خاندان میں شادی کی تھی۔ درخزی کی نگاہ پھر سے نایا پر تھی، اسے بھی کبھی خودکشی کرنے سے روکا گیا تھا۔ درخزی خانزادہ کی نگاہ پھر سے اس مرد کی طرف تھی۔ وہ اب کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اس مرد کی صرف رونے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ اس مرد نے اپنا والیٹ نکالے، ٹیبل پر پیسے رکھے، کھانا ویسے ہی ٹیبل پر پڑا تھا۔ وہ لڑکی کرسی گھسیٹ کر اٹھتی تھی اور پیر پٹکتی چلی گئی تھی۔ اس مرد نے لب کھینچے تھے، دوسرے لمحے اس نے خود کو گالی دی۔ کیفے میں ہر کسی نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا تھا۔ درخزی خانزادہ کا کہکا ابلا تھا، مگر اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے وہ ٹیلرز کا گلاس لبوں سے لگا گیا تھا موک ٹیلز کا گلاس لبوں سے لگا گیا تھا۔ وہ مرد غصے سے لمبے لمبے دانت پھرتا کیفے سے نکل گیا۔ یہ قصہ ابھی یہاں ختم نہیں ہوا تھا۔ درخزی خانزادہ کے موبائل پر اس مرد کی کال آنے لگی۔ وہ حیران نہیں ہوا تھا، یہ ہو نہیں سکتا تھا اس مرد نے اس کی طرف نہ دیکھا ہو، یعنی صرف وہ نہیں، وہ مرد بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ درخزی نے کال ریسیو کرتے کان سے لگایا، اگلی طرف سے کچھ کہا گیا، مسٹر ہلا گیا، ہاتھ کی نسیں ابھر آئیں۔ وہ کیفے سے باہر اب آمنے سامنے کھڑے تھے۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس سحر انگیز مرد اپنی پینٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے درخزی خانزادہ کو گھور رہا تھا۔ دونوں کے چہرے کے تاثرات انتہائی کڑے تھے۔ مجھے کیوں بلایا ہے زاران؟ جواباً زاران خانزادہ کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ جانتے ہو اگر ابرش عنایا کو دیکھ لیتی تو کیا ہوتا؟ زاران خانزادہ نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ کیا ہوتا؟ وہ بے نیازی سے کندھے اچکا کیا تھا۔ اچھا بلا لو اسے۔ زاران خانزادہ اس کے انداز پر سلگ اٹھا۔ تم اپنی بیوی سے ڈرتے ہوگے، میں تمہاری بیوی سے نہیں ڈرتا۔ اپنی بیوی سے تو ڈرتے ہو؟ زاران کی بات پر درخزی کا کہکا گونجا تھا۔ کون اپنی بیوی سے ڈرتا ہے؟ کیفے میں بیٹھے آدھے لوگ جان چکے تھے۔ زاران کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ جب اپنے ساتھ ایٹم بم لے کر گھوم رہے تھے تو کیا ضرورت تھی پھلجڑی چھوڑنے کی؟ درخزی مسکراہٹ دبائے پوچھ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، میری گردن میں درد ہو رہا تھا، اسی لیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ وضاحت بیوی نے تو نہیں مانی ہوگی؟ تو میں کیوں مانوں گا؟ درخزی کندھے اچھلا گیا تھا۔ مرد ہوں، مرد کی فطرت سے واقف ہوں۔ تیری گردن میں کیوں درد ہو رہا تھا میں جانتا ہوں۔ میری بات سن، میں ابرش کو وہاں سے اس لیے لے کر گیا، میں نہیں چاہتا تھا ابرش عنایا کو دیکھے، تیرے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو۔ میرے لیے میری بیوی بہت اہمیت رکھتی ہے، تم دونوں کی وجہ سے میں اپنے ریلیشن کو خراب نہیں کر سکتا، میں چک چک برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنا سکون بہت پیارا ہے، اس لیے عنایا کو لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ زاران اسے سخت لہجے میں وارن کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا، مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں، میری طرف سے تو بھاڑ میں جا۔ اسے تو جیسے کوئی مل گیا تھا جس پر وہ اپنے اندر کی کھولن اتار سکے، اور وہ یہی کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار پنچ درخزی کے جبڑے سے خون نکال چکا تھا۔ اس کے قدم پیچھے کو لڑکھڑائے تھے۔ درخزی نے شعلہ بار نگاہوں سے زاران کو دیکھا۔ ایک زوردار پنچ اب زاران کے گال کو سرخ کر چکا تھا۔ دونوں اپنے اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ زاران کے گال پر انگوٹھی کا گہرا کٹ تھا۔ میرے مسئلے بہت بڑے ہیں، سمجھ آئی؟ میرا بچہ ابھی اس دنیا میں نہیں آیا، تیری بیوی کی بہن اسے مجھ سے چھیننا چاہتی ہے۔ اپنی بیوی کہہ کمینے، زاران نے اسے گھورا۔ میری بیوی تیری بیوی کے خاندان کی ہے، درخزی نے خون تھوکا تھا۔ میری بیوی تیری بیوی کے خاندان کی ہے۔ زاران نے بھی لفظ چبائے تھے۔ وہ دونوں اپنے اپنے زخم صاف کرتے سیدھ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئے تھے۔ دونوں کے درمیان کئی پل خاموشی کی نثر ہو گئے تھے۔ تم غلط کر رہے ہو، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تم عنایا کو جانے دو، میں یہ نہیں چاہوں گا یا تم سنگل پیرنٹ بن کر رہو، میں یہ بھی نہیں چاہ سکتا۔ سچ کہو، مجھے یہی ایک چیز ہنٹ کرتی ہے، وہ ہے تم لوگوں کا بچہ۔ زاران دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ مجھے بھی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سگریٹ لبوں سے لگا گیا تھا۔ وہ دونوں کیفے کے بڑے سے داخلی دروازے پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھے، جہاں سے کچھ کپلز آ رہے تھے، کچھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باہر آ رہے تھے۔ لیکن یہ میں کہوں گا تم غلط کر رہے ہو۔ عورت کو محبت قید کر سکتی ہے، مرد کی قید نہیں قید کر سکتی۔ تم لاکھ تالے لگاؤ، وہ ایک دن اس قفس سے آزاد ہو جائے گی۔
ایسے مت کہو یار، وہ زخمی پرندے کے مانند بلبلا اٹھا تھا۔ تم سے غلطی ہوئی ہے درخسی، اپنے اس جرم میں تم نے مجھے بھی شریک کر لیا ہے۔ بہن کہا تھا اسے، مگر آج میں اتنا مجبور ہو چکا ہوں، سمجھ نہیں آتا تمہارا ساتھ دوں کہ اس کا۔ بہت بڑی غلطی ہوئی انایا کا نکاح تم سے کر کے، وہ عبدالخزی کے سامنے آ کر کہہ رہا تھا۔ بہن نہیں ہے وہ تمہاری، اگر عابیر انایا کی جگہ ہوتی تو کیا تم تب بھی یہ سب کچھ چھپاتے؟ کیا تم اسفن کی غلطی معاف کرتے؟ درخزی کی بات ساران کو جوتے کی طرح لگی تھی۔ اس لیے بار بار یہ مت جتا تو اسے بہن سمجھتا ہے، یا تو نے اس کا نکاح مجھ سے کر کے کوئی بہت بہت بڑا کارنامہ ادا کیا ہے۔ تمہیں صرف اپنا گھر، اپنا سکون پیارا ہے، وہ تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے کہہ رہا تھا۔ تو یہ غلط نہیں ہے، میرا ایک بیٹا ہے، میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے میں اپنے بیوی بچے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ زران غصے سے بولا، کیا چاہتے ہو مجھ سے تم؟ درخزی خانزادہ نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ اپنا مسئلہ سارٹ آؤٹ کرو اور اپنی بیوی کو میری بیوی سے دور رکھ جتنا ہو سکے۔ اگر کبھی بات کھلی تو یہی کہے گا کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ زن مریدی کے ریکارڈ تو توڑ چکے ہو تم۔ درخزی کی ہنسی گونجی تھی۔ تیرے چہرے پر صاف لکھا ہے تجھے زن مریدی کرنے نہیں دی جائے گی، دی جا رہی، ورنہ تم اوپر کی چیز ہوتے۔ زاران کو اس کی بات بری لگی تھی، اپنے تئیں اس پر وار کیا، مگر درخزی کی آنکھوں میں چبھن دیکھتے وہ اپنی پیشانی انگلیوں سے سہلانے لگا۔ ابرش گاڑی میں بیٹھی ہے، میں چلتا ہوں، اسے منانے میں میرے گھنٹوں برباد ہونے والے ہیں۔ زران اسے مزاحمل چہرے کو دیکھتے پلٹا تھا۔ وہ شل ہوا تھا، جامد، ساکن۔ کیفے کے در و دیوار سے خود پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ انایاس کے سامنے کھڑی تھی، وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ زران کتنے ہی پل اس کی طرف بڑھ نہ سکا تھا۔ میں نے تمہارا اچھا چاہا تھا، وہ یہی کہہ سکا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا بھائی، اب میں الفاظی پر یقین نہیں کرتی۔ دھوکا جھوٹ میرے لیے اب بہت چھوٹے لفظ ہیں۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، مگر آئندہ کسی کے ساتھ جھوٹا رشتہ مت استوار کیجیے گا۔ آپ کی بہن صرف عابیر ہے۔ زران کو اپنا وجود اس کیفے کے در و دیوار کے نیچے دبتا محسوس ہوا۔ وہ رکا نہیں تھا، وہ چلا گیا تھا۔ درخزی نے انایا کی طرف بڑھتے اس کی کلائی پکڑی۔ میں اندر نہیں جاؤں گی، میری سانس بند ہو جائے گی، اور فکر نہ کریں، میں باہر بھی نہیں جاؤں گی۔ مجھے خود کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں۔ انایا پاشا اب اپنی سیویئر خود ہے، وہ اپنا ہاتھ چھڑا چکی تھی۔ درخزی سے دیکھتے کیفے کے اندر بڑھ گیا تھا۔ ٹیبل پر پیسے رکھتے ہوئے اس نے ایک بار بھی اس پینڈنٹ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ اس ٹیبل پر ہے کہ نہیں۔ اس کی نگاہ ٹیبل پر رکھے اسٹیکی نوٹ کے پیڈ پر آن ٹھہری تھی، جس پر لکھا تھا، بے وفائی شراکت داری عورت کے لیے وہ قبر ہے جس میں وہ سانس تو لیتی ہے مگر جی نہیں پاتی۔ وہ نم آنکھوں سے اس سطر کو پڑھ رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے کیفے سے باہر نکل آیا تھا۔ سوئن والا پینڈنٹ اپنی ناقدری پر آج جی بھر کر رویا تھا۔ وہ کان سے فون لگائے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ میڈم، کیا دیا تھا تبریز کو؟ وہ جب ہوش میں آیا تھا تڑپ رہا ہے۔ اسپیکر پر گونجتی شاہران کی آواز پر اسے اپنے زخم مدمل ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ ٹھنڈے فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے ہنس رہی تھی، بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ فون پر دوسری طرف شاہران خاموش تھا۔ ہنسی اور درد میں وہ فرق جانتا تھا۔ زنیشا کی آنکھوں سے پانی برسنے لگا۔ وہ اب فون کان سے لگائے اس ٹھنڈے فرش پر لیٹ چکی تھی۔ مجھ پر ایک احسان کرو گے؟ وہ اپنی آنکھیں چھت پر گاڑے ہوئے تھی۔ کہیے، ہم یہاں احسان ہی تو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہماتن گوش ہوا۔ اس کی درد بھری چیخیں سنا تو وہ التجا کر رہی تھی۔ کیا کیا تھا اس نے آپ کے ساتھ؟ میرا درد صرف میرا ہے، جب وہ کوئی اور جان لے گا تو وہ تشہیر بن جائے گا۔ مجھے اپنے اشتہار لگانا پسند نہیں۔ زنیشا اپنے خول میں سمٹی تھی۔ شاہران گہرا سانس لیے سیل کی طرف بڑھا جہاں تبریز کی دردناک چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کی تھوڑی سینے کے ساتھ لگی تھی۔ وہ درد سے چیخ رہا تھا۔ اب وہ اپنا سر کرسی کے پیچھے ڈھلکا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ مجھے مارو، خدا کے لیے مجھے مار دو، وہ چیخ رہا تھا۔ فون پر زنیشا شاہ بھی رو رہی تھی۔ وہ خوش نہیں تھی، اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ پھر سے وہاں آن کھڑی ہوئی تھی جہاں 17 سال پہلے کی رات کھڑی تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا اس درد کو کسی دوسرے کا درد ہیل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بدلہ وہ سکون کے لیے نہیں لے رہی تھی، یہ بدلہ اسے لینا تھا۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت اور انتقام نہیں بھر سکتا، وہ صرف انسان کے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں۔
17 سال کی اس رات پریوش کے دل پر لکھا جا چکا تھا کہ ایک دن تبریز خان بھی اس درد سے تڑپے گا، مگر سکون وہ 17 سال پہلے کھو چکی تھی۔ کیلیفورنیا دنیا میں یاد کی ہوئی ایک آیت یاد آئی تھی، اور اگر تم بدلہ لو تو ویسا ہی لو جیسا تمہارے ساتھ کیا گیا، لیکن اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اس کی آنکھیں برس پڑی تھی۔ میں سیاہ کار ہوں، ہمیشہ رہوں گی۔ میں تبریز جیسی ہوں، میرا کسی اچھائی سے کوئی واسطہ نہیں۔ زنیشا شاہ کا شمار اچھے لوگوں میں نہیں ہوتا، مجھے ویسے ہی رہنے دو جیسی میں ہوں، وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ فون پر تبریز خان کی دردناک چیخیں ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ کسی کا درد سکون دیتا ہے، بس اپنے اندر کی اچھائی کو مارنا پڑتا ہے۔ پریوش پر ہمیشہ کی طرح زنیشا شاہ غالب آ چکی تھی۔ زنیشا شاہ کا پلڑا بھاری تھا۔ ڈائننگ روم میں ڈائننگ ٹیبل کے گرد گھر کے چند افراد بیٹھے تھے۔ اس وقت وہاں بیٹھا کوئی بھی انسان خوش نہیں تھا۔ ظریف خانزادہ کرسی پر بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض پر ڈارک بلو شال اوڑھے وہ مزاحمل سا تھا۔ اس کے سامنے ہی زاویار سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، کندھوں پر سفید شال ڈالے رکھی تھی۔ زرق کے پہلو میں بیٹھی زنیشا اپنے سامنے رکھے مٹن کو دیکھتے بمشکل خود پر قابو پائے ہوئے تھی۔ گوشت کی مہک اسے نوسیا فیل ہو رہا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا اسے گوشت کو دیکھتے ہی متلی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سلاد کے پلیٹ میں رکھے کٹے ہوئے لیموں کو گلاس میں نچوڑتے لبوں سے لگایا تو اسے سکون کا احساس ہوا۔ زرقہ خانم، مرینا خان سبھی کھانے سے ہاتھ کھینچے ہوئے تھے۔ زنیشا شاہ نے سب کو ایک نظر دیکھا، دوسرے لمحے وہ فرائیڈ چکن کا پیس اپنے پلیٹ میں رکھتے کانٹے اور چھری سے کھانے لگے۔ چکن کا ذائقہ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ ڈائننگ روم میں کانٹے چھری کی آواز گونجنے لگی۔ زرق نے زنیشا پر ایک نگاہ ڈالی تھی، وہ اس سے لا تعلقی اور بے نیازی زرق خانزادہ کو ہمیشہ کی طرح چبھی تھی۔ زاویار نے گہری نگاہ زنیشا پر ڈالی، اس کے لب بھرپور مسکرائے تھے۔ یہ عورت بینا اسے ظالم صفاق کہنے سے باز نہیں آتی تھی۔ وہ ظالم صفاق نہیں تھا، مگر وہ اسے مجبور کرتی تھی۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے ہنس پڑا تھا۔ زنیشا شاہ اسے مجبور کر رہی تھی وہ اس کے لیے ظالم صفاق بن جائے، جو کہ اگلے لمحوں میں وہ بننے والا تھا۔ اچھا فیصلہ ہے تمہارا زرق، شنائل کو ہائر کرنے کا۔ وہ بہت قابل وکیل ہے، چچا کو وہ 2 چٹکیوں میں چھڑوا لے گی۔ زاویار کی آواز پر زنیشا کے مسکراتے ہوئے بڑی سی بائک لی تھی۔ جج صاحب شنائل کے ابا ہیں کیا؟ زنیشا نے بائک لیتے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ زرق کو اس وقت وہ زہر لگی تھی، اسے اپنی بیوی سے کوفسی ہوئی تھی۔ وہ اب اطمینان سے فرائیڈ لیگ پیس پر مسالے چھڑک رہی تھی۔ زرق کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سب کے زخموں پر مسالے چھڑک رہی ہو۔ نہیں، جج صاحب شنائل کے ابا تو نہیں ہے، مگر کسی زمانے میں شنائل نے زرق کے لیے خودکشی کی تھی۔ چکن پیس کو کاٹتے زنیشا کے ہاتھ رک گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے لالا۔ زرق خط زدہ ہوا۔ او کم آن زرق، بیوی بیٹھی ہے مگر سچ کو چھپا کیوں رہے ہو؟ اس نے تمہارے لیے تو اسلام قبول کیا تھا۔ زاویار کی گہری نظر زنیشا پر تھی، جو کانٹے کو ہتھیلی میں دبوچ چکی تھی۔ لالا، اس نے اسلام اپنے لیے قبول کیا تھا، میں اس کی وجہ نہیں تھا۔ جو بھی تھا اس کی طرف سے تھا۔ زرق نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت دینے پر مجبور ہوا تھا۔ پاس ہی اس کی چہیتی بیوی بیٹھی تھی، وہ اسے لے کر کتنی پوزیسو تھی وہ جانتا تھا، مگر زاویار کے لیے زرق کی آنکھوں میں تعصب تھا اور وہ یہ سب جان بوجھ کر کہہ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا ایسا ہی ہوگا۔ زاویار خانزادہ کی ہنسی گونجی۔ زنیشا چکن والی پلیٹ دور کھسکا چکی تھی، اس کی آنکھیں اب سرخ تھیں، اسے گھٹن ہونے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو اس سب باتوں کے علاوہ وہ بات کرنی چاہیے جو ضروری ہے۔ بابا کو میں مزید جیل میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر اس حویلی کے مردوں سے کچھ نہ ہوا تو میں اپنے بابا کو چھڑوا لوں گی۔ مرینا خان غصے سے بولتے کرسی گھسیٹ کر چلی گئی تھی۔ مرینا بچہ، بات سنو۔ زرق اس کے پیچھے اٹھ گیا تھا۔ زرقہ خانم بھی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ زنیشا شاہ پانی کا گلاس پکڑے لبوں سے لگا گئی تھی۔ الامان سب سچ ہے۔ وہ لڑکی شنائل زرق کے لیے پاگل تھی، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زنیشا جگ سے پانی اندیلتے ایک اور گلاس بھرنے لگی۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں مدد کر دوں؟ بڑے ہی دل فریب انداز میں پیشکش کی۔ زنیشا شاہ نے پانی کا گلاس سامنے دیوار پر دے مارا۔ زاویار کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟
वो आगे को हुआ। तुम हर जज्बे में बड़ी शिद्दत रखती हो, इसलिए अपनी कमजोरियां दूसरों पर जाहिर कर देती हो। मुझे लगा था तुम बहुत बहादुर हो, मगर नहीं। तुम्हें तो चूंटी की तरह मसलना बहुत आसान है। जावियार ने मटन वाला डोंगा अपनी तरफ खींचा और प्लेट में अब सालन डाल रहा था। ऐसा आपको लगता है जेठ जी? पहले मेरा मेरा अता पता तो ढूंढ लीजिए। दुश्मन को मात देने के लिए इसकी कमजोरियां ही नहीं, इसकी पहचान भी पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता है, 17 सालों से तुम सबको स्टडी किया है, मगर तुम अगले 17 सालों तक मेरी पहचान नहीं ढूंढ सकोगे। वो कुर्सी से टेक लगाए कमीनगी से मुस्कुराई थी। मेरी कमजोरी जरिक है। वो तो आपकी भी है कमजोरी जेठ जी। इर्तिजा के बाद आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि जरिक को एक आंच भी पहुंचे। जावियार के चेहरे पर सुर्खी दराई थी। शनाल ये कैसी, ये केस नहीं लड़केगी। शनाल ये केस नहीं लड़ेगी। वो खड़ी हुई थी। वही अब ये केस लड़ेगी। बात सरे के खानदान की है। वो किसी बात पर अब गॉसिप नहीं करेगा। ट्राई करके देख लो। वो भी ठंडे लहजे में बोलते खड़ा हुआ था। हाँ, शनाइल भी किसी सूरत आपको गॉसिप नहीं करेगी। औरत को अपनी मोहब्बत वापस पाने का मौका मिले तो वो किसी सूरत पीछे नहीं हटती। वो आग लगाते चला गया था। मकसद जनीशा शाह को इसके हदफ से हटाना था जो वो कर चुका था। डाइनिंग टेबल के कितने ही बर्तन कांच की सूरत में जमीन पर बिखर चुके थे। इसकी सेकंड हैंड गाड़ी ऊंची नीची सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी। साथ बैठे जिमर खान की रंगत सिर्फ गुस्सा और बर्फीली हवाओं की वजह से सुर्ख थी। सुरमई आंखें गीली थी। इसकी तरफ का शीशा खुला हुआ था। मेरा क्या कसूर है अगर ये शीशा बंद नहीं हो रहा तो? अल्तमिश ने बेचारगी से कहा। सब कसूर मेरा है। सिमरन अपनी आंखें शाल से रगड़ी। नाक भी अब सुर्ख हो चुकी थी। तुम में सबर कनात क्यों नहीं है आखिर? वो स्टेरिंग पर मुक्का मारते हुए झुंझलाया था। मुझसे मोहब्बत जब तुमने की थी तब भी ये सब चीजें मेरे अंदर नहीं थी। मैं ऐसी ही हूँ। अब तुम पछता भी रहे हो। इसके आंसू मजीद तेजी से बहने लगे थे। अल्तमिश के दो हाथ पैर फूलने लगे थे। इसकी हिचकियां बंधने लगी थी। बच्चों की तरह रो रही हैं। एक शीशा न बंद होने पर वो भी हत्थे से जैसे उखड़ा था। बात एक शीशे की नहीं है। तुम कभी नहीं समझ सकते जो मेरे दिल पर गुजरती है। तुम मर्द बड़े ही जालिम होते हो। औरत को कभी नहीं समझ सकते। ये कसूर भी इनका आन ठहरा था। अल्तमिश ने गहरी सांस ली। मैं समझता हूँ आपको। मुझे पता है आप मेरी बीवी को कब क्या चाहिए होता है। वो क्या पसंद करती है। वो चारपाई की किस साइड पर सोना पसंद करती है। जगह ही कहाँ बचती है। तुम्हारा पत्थर सीने पर सर रखे रखे मेरा सर दुखने लगता है। तुम्हारे लिए वो चारपाई रोमांटिसाइज हो सकती है, मेरे लिए नहीं। भराई आवाज में वो उसकी बात काट चुकी थी। रोने में मजीद इजाफा हुआ था। कमबख्त ने चारपाई का जिक्र करते करते याद दिलाया था वो कितना गरीब है। अल्तमिश ने गाड़ी एक झटके से रोकी। वो इसकी तरफ होते एक बार फिर से गाड़ी का शीशा ऊपर करने लगा। रहने दो, यही मेरी किस्मत है। टूटी गाड़ी, टूटी चारपाई, टूटे नसीब के साथ सारी उम्र गुजार दूं। वो तंग कर बोली। चारपाई कब टूटी है? अल्तमिश ने तहीर से पूछा। टूट जाएगी किसी दिन, वो दू बदू बोली। अल्तमिश का कहका बेसाख्ता था। बेड किसी सूरत नहीं आएगा। मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। मेरे लिए चारपाई रोमांटिसाइज्ड है। क्या बेड में हम इतने करीब हो सकते हैं जितने चारपाई पर होते हैं? क्या गारंटी है बेड नहीं टूटेगा? जिमर के करीब होते मासूमियत से पूछा। यूं कहो ना, औकात नहीं है खरीदने की। जिमर खब सदा सी होती खिड़की से बाहर देखने लगी। वो इसके चेहरे पर शर्मो खब देखते गहरा मुस्कुराया था। मेरी औकात आप क्या जाने। आप मुझे मिल गई। मेरी औकात तो बहुत ऊंची हो गई है। दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत को पाने वाला मर्द मैं ही हूँ। जिमर के गाल मजीद सुर्ख हुए थे। कमबख्त लफ्जों का बड़ा ही अमीर था। दिल बुरी तरह उथल पुथल हुआ था। पीछे हटो, ये कमरा नहीं है। जाहिल इंसान अपनी खप्त मिटाने के लिए इसे घर का था। ये कोई तरीका है बात करने का? अपनी जुबान पर काबू रखा करे। रास्ते में गहरी खाइयां आती हैं। शौहर था, बुरा मान गया था। खुदकुशी करना बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ट्राई कर लो तो अच्छा है। जमर खान ने मुस्कुराहट दबाई थी। चंद लफ्ज बोलकर इसने इसका रंज दूर किया था। अब खुला शीशा इतना भी बुरा नहीं लग रहा था। आपसे शादी खुदकुशी ही है। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। मेरा यूनिफॉर्म भी तुम ही धोगे? मुझे गंदा यूनिफॉर्म पहनने की आदत नहीं है। जमर खान ने हुक्म दिया। अब इतना भी जन मुरीद नहीं कि आपका यूनिफॉर्म धोता फिरूं। वो फिर से बुरा मान गया था। फिर मुझे ले दो हफ्ते से 7 यूनिफॉर्म। मेरे पास दर्जनों यूनिफॉर्म थे। जिमर ने जैसे इसकी दुखती रग पर हाथ रखा। धो दूंगा। हार मानना ही था।
ज़मीर खान की हंसी गूंजी थी, वो कनात नहीं थी, मगर इसने खुश रहना सीख लिया था। मगर खुशी और कनात का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। वो कनात पसंद नहीं थी, वो तो कभी खुश नहीं रह सकती थी। मकई, वो सहन के अंदर कदम रखते ही आवाज़ें देने लगा था। गुलमकई किचन से इसी लम्हे बाहर आई, इसकी रंगत सड़क के वो बुरी तरह कांप रही थी। ज़मर ने वो गौर से देखते किचन के बंद दरवाजे को देखा था। वो लम्हों में सब समझ चुकी थी, किचन में कौन था। गुलमकई इतनी क्यों खौफजदा है? मकई क्या हुआ? अल्तमिश ने परेशानी से इसकी पेशानी पर हाथ रखा। कुछ नहीं लाला, वो बिदक कर दूर हटी। क्या हुआ मकई, इतनी सर्दी में पसीना क्यों आ रहा है? वो मजीद परेशान हुआ। लाला, वो हमको अबासीन का याद आ रहा है। अल्तमिश के सीने से लगे रोना शुरू हो चुकी। जमर की निगाहें बावर्ची खाने की तरफ थी। अल्तमिश के चेहरे पर कर्व छाया। ठीक है वो, आजकल अपने दोस्त के पास शहर होता है। गुलमकई को तसल्ली देते इसके आवाज पस्त थी। वो गुलमकई पर अपना हक समझता था, मगर खूनी रिश्ता तो इसका अबासीन के साथ था। ये लो तुम्हारे लिए मूंगफलियां लाया हूँ, ये सेब भी। अल्तमिश ने मूंगफलियों और सेब का शॉपर गुलमकई को पकड़ाया। लाला, तुम और भाभी आराम करो, हम कुछ देर तक खाना कमरे में लेकर आएगा। गुलमकई तेज तेज लहजे में बोल रही थी। तुम आराम करो, अभी तुम्हारी भाभी को मैंने बाहर से खाना खिला दिया है, शाम को ही आप खाएंगे। वो जिमर को इशारा करते कमरे की तरफ बढ़ गया था। जिमर बावर्ची खाने के बंद दरवाजे को देखते कमरे की तरफ बढ़ गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो अल्तमिश चारपाई पर लेटे बाजू कैंची की सूरत मैं सर के नीचे बांधे हुए था। दरवाजा बंद कीजिए और मेरे पास आइए, जाहिलपन क्या होता है आपको बताऊं मैं। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। जिमर ने दरवाजा बंद करते अपनी शाल उतारकर सोफे पर रखी। वो सोफे पर बैठे अपने बैग से अपनी किताबें निकाल कर देखने लगी। जब एक शौहर बीवी से इतनी मोहब्बत करे, बीवी को भी चाहिए थोड़ा तमीज का मुजाहरा कर लिया करे। वो उसकी तरफ रुख पलट गया था। शौहर दिन को रात समझे तो बीवी से तमीज की उम्मीद न रखे। वो सोफे के ऊपर पैर कर गई थी। रजिस्टर पर लेक्चर के कुछ पॉइंट लिखने थे लगी। बीवी रात को भी तमीज का मुजाहरा नहीं करती। अल्तमिश ने अपनी शर्ट उतारकर जिमर पर फेंकी। जिमर की निगाह उसके सीने पर पड़ी, जहां खरोंचों के निशान थे। शौहर को तमीज के दायरे में लाने के लिए हथियार का इस्तेमाल करना पड़ता है। जिमर ने मुस्कुराहट दबाई। कल रात इसने सीने पर बहुत बेरहमी से नाखून मारे थे। काट दूंगा ये नाखून किसी दिन, वो सीधा होते बड़बड़ाया था। ये धमकियां रोज सुनती हूँ। जिमर ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। खाना आपको खुश करने के लिए खिलाया था। वो इसे दूर दूर देखते कलस कर रह गया। मैं कुछ फिर भी नहीं हूँ, कौन सा 5 स्टार होटल में खिलाया था? इतना बुरा भी नहीं था अब खाना। 5 स्टार होटल में ऐसा क्या होता है जो वहाँ नहीं था? अल्तमिश सुलगा था। वहाँ चपली कबाब के अलावा था क्या? आइंदा मुझे ऐसी जगह मत लेकर जाना, जरा पसंद नहीं आई मुझे। जबर खान के जवाब पर इसका रंग फीका पड़ा था। कुछ देर वो छत को घूरता रहा, फिर अपनी एक टांग झिल्लाने लगा। आ जाइए पास, मैं पास आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। कंट्रोल हो रहा है, गंभीर लहजे में पुकारा। हाँ। वो रजिस्टर पर झुकी, अपने पॉइंट्स लिखती रही। अल्तमिश उठकर सोफे की तरफ बढ़ा, झुकते हुए जिमर को गोद में उठाया। अल्तमिश, जिमर बुखला गई थी। एक शरीफ शौहर की शराफत को हद दर्जा आजमा चुकी है। अब आप पर रहम नहीं खाऊंगा। वो जिमर को चारपाई पर उलटाते इस पर हावी हुआ। अल्तमिश, थकी हुई हूँ, शर्म करो, दिन का वक्त है। वो बुरी तरह बिदकी थी। अल्तमिश इसकी यूनिफॉर्म की शर्ट रिमूव कर गया था। सर्दी लग रही है, वो इसके सीने में चेहरा छुपा गई थी। गरम कर दूंगा मेरी जान, वो रजाई इसके ऊपर अपने इसके और अपने ऊपर कर गया था। जहर लग रहे हो इस वक्त। वो अल्तमिश की गर्दन में बाहें हमाल कर गए थे। खाकर नमक खाकर मरना जाइएगा। अल्तमिश इसकी गर्दन पर झुक गया था। वो इसकी कलाइयां जकड़े हर हद से गुजरने लगा। वो इसकी पसंदीदा औरत है, ये इसके हर अमल से शिद्दत से जाहिर होता था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।